सबसे पहला मेरा प्यारा बच्चा कि हमारे मन में एक क्वेश्चन ये आता है कि सॉलिड स्टेट पूरा का पूरा एक चैप्टर है हमारे पास, क्या इतना जरूरी है वो? अगर मैं आपसे बात करूं बेटा दीपांजलि, तो आपने पीरियोडिक टेबल जरूर देखा होगा क्लास 11th क्लास में। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हो तो उस पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट होते हैं। लेकिन आपको ये सुन के एक अच्छा और सरप्राइज लगेगा कि उन 118 में से 100 से ज्यादा एलिमेंट जो होते हैं, मोर देन 100 एलिमेंट जो होते हैं, दे आर इन द सॉलिड स्टेट। जब आपको लगेगा कि 118 एलिमेंट टोटल होते हैं और उनमें से भी 100 से ज्यादा एलिमेंट जो है वो सॉलिड में है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो समझ में आती है कि सॉलिड को पढ़ना और समझना कहीं ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम लोग यहाँ पर सॉलिड स्टेट को समझने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो मैं शुरुआत कहां से करता हूं, क्लास 9th से और 10th में जो तुमने पढ़ा था कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स। देखिए ये पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कभी कभी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है। यहां से भी है बहुत बच्चों वाली चीजें, लेकिन तब भी आपको एक बात रिमाइंड तो होना ही चाहिए था। क्या होता है, आपको मालूम है कि जो सॉलिड होते हैं इनके पास डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है और शेप होता है। ऐसा नहीं है कि आपके बगल में कोई ग्लास रखा है, वो ग्लास कुछ देर के बाद अपने शेप को चेंज कर लेगा, अपने आप शेप को नहीं चेंज करेगा। उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो मास है, उसका जो शेप है वो फिक्स रहता है, वो अपने आप नहीं चेंज होता है अनटिल जब तक तुम उसको मेल्टिंग पॉइंट या उसको इतनी ज्यादा हीट ना दे दो कि वो अपनी स्टेट बदल ले। जनरली रूम टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड जो होता है वो अपनी स्टेट को नहीं चेंज करता है। दूसरी चीज आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो सॉलिड होते हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और डिस्टेंस बहुत कम होता है। हमें दीपांजलि ये बताओ कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा किस में होता है, कौन सी स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस? बेटा मैं ऑडिबल हूं बच्चा? बेटा दीपांजलि मैं ऑडिबल हूं बेटा? हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मतलब पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो सबसे ज्यादा किस में होता होगा, आपको कुछ आइडिया? सॉलिड लिक्विड गैस में से स्पेस किसमें ज्यादा होता होगा, पार्टिकल के बीच में ज्यादा स्पेस होता होगा जिसमें? सॉलिड में पार्टिकल के बीच में ज्यादा स्पेस होता है कि लिक्विड में कि गैस में? नहीं, जो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है वो ज्यादा किस में होता है, गैस में। तभी तो गैस के पार्टिकल काफी दूर दूर फ्लो करके जा पाते हैं। इनके बीच में जो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है वो ज्यादा किस में होता है मेरा बच्चा, गैस में सबसे ज्यादा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सॉलिड होते हैं इनमें जो डिस्टेंस होती है वो सबसे कम होती है। सबसे कम डिस्टेंस होने के कारण ही ये बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होती है, लेकिन जो फोर्स होते हैं पार्टिकल के बीच में वो बहुत ज्यादा होते हैं। शायद यही एक रीजन है बच्चा जिसके कारण सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, हमने इधर से माना फोर्स लगाया, बहुत ताकत लगा दी। अब फोर्स लगाया तो जब पहले से ही पार्टिकल पूरा क्लोजली भरे हुए हैं और कहां से वो कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन बलून में कंप्रेस हो सकता है। जैसे बलून तुमने एक लिया, एक बलून लिया, उस बलून में गैस के पार्टिकल हैं। अब तुमने क्या किया कि फोर्स अप्लाई किया, माना तुमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, तो जैसे फोर्स अप्लाई करोगे तो ये पार्टिकल जो है बच्चा ये उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ये यहाँ से यहाँ क्यों आ पाया, वो इसलिए आ पाया क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत ज्यादा है, स्पेस खाली है, इसलिए पार्टिकल उड़ पाया। तो कोई तुमसे पूछे कि सॉलिड को हम कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते हैं, तो आप कहोगे सर सॉलिड को हम कंप्रेस इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। चलो इसके बाद अगला एक पॉइंट आया है, यह है द कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल। ये जो वर्ड है ये बहुत बार यूज हुआ होगा, आप ये याद रखना कि ये शब्द हम कई बार यूज करेंगे। क्या मतलब होता है कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का? कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का ये मतलब होता है कि किससे मिलकर बना है। भाई एक सॉलिड जो होता है वो किसी भी तरीके के पार्टिकल से मिलके बन सकता है, या तो वो एटम के कॉम्बिनेशन से बना हो, या तो कोई सॉलिड मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बन सकता है, या तो कोई सॉलिड जो होता है वो आयन के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। जैसे बच्चा मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने एक एग्जांपल दिया, कहा मैंने नमक NaCl। NaCl आप घरों में नमक यूज करते हो, टेबल सॉल्ट के रूप में आता है। मैं अगर तुमसे पूछूं बच्चा कि क्या बता पाओगे कि टेबल सॉल्ट में जो NaCl है वो किससे मिलकर बना है?
कौन से कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल हैं उसके, कोई आइडिया? चलिए मैं बताता हूं। उसके कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल जो है वो कौन है, Na+ और Cl-। बच्चे लोग कभी कभी ये देख के बोल देते हैं कि सर वो तो Na और Cl से मिलके बना है। नहीं, एक्चुअली वो Na और Cl से मिलकर नहीं बना है, एक्चुअली वो किससे मिलकर बना है मेरा प्यारा बच्चा, आयन से। इट इज मेड अप फ्रॉम द आयंस, वो आयन से मिलकर बना हुआ है। तो एक सॉलिड, अब आपको अंदाजा लगा होगा कि कोई भी जो सॉलिड होता है या तो वो एटम से मिलकर बना होगा, या तो वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा, या तो वो आयन से मिलकर बनेगा। मुझे ये तीनों वर्ड बार बार ना बोलने पड़े, इसलिए मैं एक साथ ही एक शब्द बोलूंगा, और वो शब्द क्या बोलूंगा मेरा प्यारा बच्चा, कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल। अब एक्चुअली में जो सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल होते हैं बेटा, उनकी पोजीशन फिक्स होती है। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल क्लोजली पैक है तो बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं करेंगे, वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं। ऐसा क्लास 9th में पढ़ाया जाता था। सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं एंड रिजिड होते हैं। बेटा इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब होता है बच्चा, दीपांजलि, इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब होता है? सर वो एकदम सॉलिड होते हैं, हाँ, मतलब उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। वेरी गुड, वी कैन नॉट कंप्रेस देम, उन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। देखें कोई एक बच्चा और आना था, कोई और आया है क्या? नहीं, एक ही है। तो उन्हें हम लोग क्या करते हैं कि कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है मेरा बच्चा जो 9th में तुमने पढ़ी थी। मैं फिर से एक बार रिमाइंड कराता हूं। जो सॉलिड होते हैं इनका मास, इनका वॉल्यूम, इनका शेप फिक्स होता है। सॉलिड के पार्टिकल के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होती है, बहुत कम डिस्टेंस होती है। इनके पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। इनके पार्टिकल की पोजीशन तो फिक्स होती है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा ऑसिलेट करते रहते हैं। ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिजिड होते हैं, मतलब हार्ड नेचर के होते हैं। ये 9th की चीजें मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ क्लास 12th में, इसके लिए देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे, आप जब एनसीईआरटी खोलोगे तो बिल्कुल शुरू में ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब बुक में अगर क्वेश्चन दिया गया है तो में भी पूछा भी जा सकता है। पहला क्वेश्चन, वाई आर सॉलिड रिजिड, मतलब सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड क्यों होते हैं, हार्ड क्यों होते हैं? कभी भी प्यारा, उनकी हाँ पोजीशन होती है, हाँ फिक्स पोजीशन, लेकिन इसमें पोजीशन फिक्स के साथ साथ आपको बच्चा दीपांजलि ये बोलना था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो काफी स्ट्रांग होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये काफी स्ट्रांग होते हैं। ये रीजन आप दो जगह पढ़ी हो, 9th में और 10th में। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होते हैं तो उससे दो चीजें होती हैं। एक तो वो चीज हमेशा हार्ड एंड रिजिड रहेगी, अगर पार्टिकल के बीच में फोर्स स्ट्रांग है तो वो हार्ड एंड रिजिड रहेगा। दूसरी बात, उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो भी ज्यादा रहेगा। माना तुमसे कोई क्वेश्चन कहे कि भाई ये सॉलिड जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, तो आप कहोगे इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए है क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स है। पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है इसलिए। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डू सॉलिड हैव डेफिनिट वैल्यूम, अभी तुमने जो आंसर दिया था वो यहां पर आ जाएगा कि भाई वैल्यूम क्यों डेफिनिट होता है, फिक्स क्यों होता है, क्योंकि उनकी पोजीशन फिक्स होती है। पार्टिकल की जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है। पार्टिकल की पोजीशन फिक्स होगी तो भाई वैल्यूम भी फिक्स रहेगा। भाई जैसे हमने कहा ये माना माउस है, अब ये माउस है तो माउस के पोजीशन जो पार्टिकल है इनकी पोजीशन फिक्स है। अब ये नहीं कि ये पार्टिकल उठ के कहीं बाहर चला आ रहा है ना, ऐसा नहीं है। अब ये पार्टिकल उठ के अगर बाहर नहीं आ रहा है तो मान के चलो कि इसकी पोजीशन जो रहेगी वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। इतनी चीजें समझ लेने के बाद अगले क्वेश्चन पे चलिए मैं आता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगले क्वेश्चन पे जब हम आए प्यारा बेटा, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिक्विड एंड गैस को हम लोग फ्लूइड कहते हैं। ये नाम सुना होगा क्लास 11 में। कुछ आइडिया दीपांजलि क्यों कहते हैं बेटा फ्लूइड, लिक्विड एंड गैस को फ्लूइड्स क्यों कहते होंगे कुछ? चलो, फ्लूइड्स वर्ड बेटा दीपांजलि जो लिया गया है वो लिया गया है फ्लो से। एक्चुअली जो फ्लो कर सकते हैं उन्हें फ्लूइड्स कहते हैं। आप जानती हो कि जो लिक्विड होते हैं वो भी फ्लो कर सकते हैं और गैस भी फ्लो करती है। अगर आप कोई भी गैस यहाँ पर रूम में स्प्रे करो, माना डिओड्रेंट ही ले लिया, आपने छोड़ा तो उसके पार्टिकल बहुत दूर तक मूवमेंट करके जा सकते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए वो क्या होते हैं, फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। लिक्विड भी फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं, क्यों? क्योंकि वो भी फ्लो कर सकते हैं। तो जो लोग भी फ्लो कर पाएंगे उन्हें हम फ्लूइड की कैटेगरी में लाएंगे। नेक्स्ट,
अब इसका आंसर आप हमें दीजिए, ये मैं पढ़ा चुका हूँ दीपांजलि। सॉलिड इनकम्प्रेसिबल क्यों होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब हुआ, मैं बताया था। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हाँ, तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, ये बताओ बच्चा, व्हाट इज मीन बाय इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल सॉलिड का गैस मतलब होते हैं उसके एग्जांपल। ना ना ना, इनकम्प्रेसिबल का मतलब जिसे कंप्रेस ना कर सके। कंप्रेस का मतलब जिन्हें हम प्रेस करके क्लोज ना ला पाए, जिसे हम लोग कंप्रेस ना कर पाए बच्चा दीपांजलि, जिसे हम कंप्रेस ना कर पाए वो होते हैं इनकम्प्रेसिबल। और सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल इसलिए होते हैं क्योंकि मैंने क्या बताया था, इनके पार्टिकल क्लोजली पैक थे, स्पेस नहीं था। तो कोई पूछे कि इनकम्प्रेसिबल क्यों होते हैं तो क्या बोलोगे, ड्यू टू लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ड्यू टू लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत लो होते हैं, इसलिए उन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ये चार चीजें आपकी नजरों के सामने आई हैं। ये छोटी छोटे बच्चों वाली चीजें मैंने सिखाई हैं, 9th में पढ़ाया जाता था। रिजिड होते हैं क्योंकि फोर्स स्ट्रांग है, डिफिनिट वॉल्यूम है क्योंकि पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है, उन्हें फ्लूइड क्यों कहते हैं क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं गैस और लिक्विड। सॉलिड इनकम्प्रेसिबल क्यों होते हैं क्योंकि उन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस तो तब कर पाएंगे ना बीच में जब जगह खाली होती, लेकिन पार्टिकल के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। लो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, इसीलिए हम उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। इन चारों में कोई बड़ा डाउट हो दीपांजलि बताओ, देन अगर मैं आगे बढ़ूं आगे समझाओ। चल बच्चा आगे देखो, हमारे सामने प्यारा बेटा सॉलिड दो तरीके से सिलेबस में दिया गया है। जब आपको सर ने पढ़ाया भी होगा तो सर ने आपको सिखाया होगा कि सॉलिड दो तरीके के होते हैं। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं किस नाम से, क्रिस्टलाइन। हाँ, एक क्रिस्टलाइन एक अमॉर्फस, वेरी गुड। एक होता है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है जिसे हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। अब प्यारा बच्चा, जो क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड होता है इस पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप कुछ बेसिक एग्जांपल पहले यहां देख लो कि कौन कौन क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड ज्यादातर आपको क्रिस्टल की फॉर्म में देखने को मिलेंगे, जैसे ऐसे कुछ क्रिस्टल देखने को मिलेगा, ये कुछ क्रिस्टल देखने को मिला है, ये देखो कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मान आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्रिस्टल की फॉर्म में देखने को मिलेगा, वो सॉलिड कहलाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहीं पे अगर मैं एमॉर्फस सॉलिड की बात करूं तो एमॉर्फस सॉलिड के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ये हो गया आपका माना रबर, जैसे हमने कह दिया माना प्लास्टिक, प्लास्टिक उसका एग्जांपल हो गया। जैसे हमने कह दिया वैक्स, जैसे हमने कह दिया मेरा प्यारा बच्चा ग्लास, जैसे हमने कह दिया कैंडी। ये कुछ बेसिक एग्जांपल हो गए एमॉर्फस के। लेकिन हम लोगों को पहले यह समझना पड़ेगा कि एमॉर्फस सॉलिड होते क्या हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। इसलिए चलिए हम यहां पर चीजों को डिवाइड कर देते हैं, सॉलिड को डिवाइड कर देते हैं। कितने हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि खासकर कुछ स्कूलों में जब पेपर बनता है बिल्कुल शुरू के डे में, जैसे सेंट्रल अकेडमी हो गया, एसआर ग्लोबल हो गया, इनमें सब में, तो सेंट मैरी हो गया, तो वो लोगों के पेपर में कभी कभी इसकी डिफिनेशन शुरू के लेवल में, बाद में तो नहीं देंगे, लेकिन पहले पेपर में हो सकता है कि टेस्ट में वो आपसे पूछ लें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस लिखो, कोई भी दो। तो मैं इधर लिख दे रहा हूं क्या बेटा, मैं इधर लिख दे रहा हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इस तरफ हमने लिख दिया मेरा बच्चा क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरी तरफ हमने क्या लिख दिया मेरा प्यारा बच्चा, एमॉर्फस सॉलिड। एक तरफ हमने दीपांजलि क्रिस्टलाइन लिखा बच्चा, एक तरफ हमने लिख दिया एमॉर्फस सॉलिड। अब बच्चा अगर आपसे कोई कहे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं तो आप बोलोगे सबसे पहले अरेंजमेंट की बेसिस पे, पार्टिकल की अरेंजमेंट की बेसिस पे बोलोगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर आता हो तो बता दीजिए कि दो सॉलिड ऐसे सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, मैंने अभी बताया था कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, कोई बता सकता होगी बच्चा कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स का क्या मतलब होता था, नहीं याद आ रहा है, चलो
हमने ये बताया था कि ऐसे सॉलिड जिनमें कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, जिनमें कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल रेगुलर पैटर्न पे अरेंज हों, उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिसमें कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल इररेगुलर पैटर्न पे अरेंज हों, उन्हें क्या कहते हैं? एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। चलिए मैं पीछे जाके समझाता हूं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स होंगे, कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जिससे मिलके ये बना है, वो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल मेरा प्यारा बच्चा क्या हुए होंगे? वो रेगुलर पैटर्न पे अरेंज हुए होंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जो होते हैं प्यारा बेटा, वो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स अरेंज होते हैं रेगुलर पैटर्न पे। अब रेगुलर पैटर्न का क्या मतलब समझ में आया? रेगुलर पैटर्न का ये मतलब समझ में आया कि इनके जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल हैं, मैं जब भी कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल बोलूं तो इसका मतलब होता है एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होता है कि जो एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल होते हैं, एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल, वो रेगुलर पैटर्न पे अरेंज होते हैं। ये कुछ रेगुलर पैटर्न आया। इस तरीके से देखोगे कि कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल कुछ रेगुलर पैटर्न पे अरेंज होंगे, मतलब वो कॉलम वाइज एंड रो वाइज एक सिमेट्रिकल पैटर्न रखे रहेंगे। लेकिन प्यारा बच्चा, यहीं पे जब आप आते हो एमॉर्फस सॉलिड में, तो एमॉर्फस सॉलिड में कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल जो होंगे ये इररेगुलर पैटर्न पे अरेंज होंगे। इररेगुलर पैटर्न का मतलब ये कैसे भी, डिसअरेंज फॉर्म में, उल्टा सीधा, ऐसे किसी भी तरीके से इररेगुलर पैटर्न पे क्या होते हैं? अरेंज रहते हैं। दे आर अरेंज्ड इन अ इररेगुलर पैटर्न। ये हो गया हमारे पास और ये हो गया क्रिस्टलाइन। हमें बताओ बच्चा कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में से कौन रेगुलर पैटर्न पे अरेंज होता है? दीपांजलि, एमॉर्फस की क्रिस्टलाइन? क्रिस्टलाइन। और एमॉर्फस में पार्टिकल कैसे होते हैं अरेंज? इरेगुलर। वेरी गुड बच्चा। तो पहला पॉइंट तो कम से कम आपको समझ में आ गया, गुड। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। जब पहला पॉइंट तुमने समझ लिया, अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, खासकर मेल्टिंग पॉइंट, वैसे बॉइलिंग पॉइंट लिखने की जरूरत ही नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चाहो लिख लो। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एज ओवर आर रेंज, वो मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है? एक रेंज में रहता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स का मतलब समझे कि मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल फिक्स है। बिल्कुल फिक्स का मतलब ऐसे समझो कि अगर ये होंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल फिक्स होगा। मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होने का मतलब मेल्ट करने वाला टेम्परेचर। तो अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट 650 है तो 650 पे ही मेल्ट होगा। हमने कहा कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट, हमने लेट सपोज हमने कहा 650 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये 650 पे ही मेल्ट करना स्टार्ट होगा। लेकिन एमॉर्फस जो होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक रेंज में होता है। अब रेंज का क्या मतलब है? रेंज का मतलब है बच्चा कि मे बी हो सकता है वो 140 से 160, एक रेंज हो गया। अब वो कब मेल्ट करेगा फिक्स नहीं, क्योंकि इनके पार्टिकल रेगुलर अरेंज नहीं है ना। तो पार्टिकल जब रेगुलर नहीं अरेंज है तो मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं फिक्स है। हो सकता है वो 140 पे मेल्ट हो जाए, 135 पे मेल्ट हो जाए, 150 पे मेल्ट हो जाए, 160 पे मेल्ट हो जाए, मतलब मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में रहेगा। तो यही देखिए हमने सेकंड डिफरेंस लिखा है। सेकंड डिफरेंस हमने लिखा है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक रेंज में रहता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख बेटा, प्यारा बेटा, अगली जो डिफरेंस है मेल्ट करने के लिए, क्या हमें बता पाओगे बच्चा कि किसी भी चीज को मेल्ट करने के लिए जो हीट दी जाती है उस हीट को क्या कहते होंगे? चलो मैं बोलता हूं, उसे हम लोग बोलते हैं प्यारा बच्चा हीट ऑफ फ्यूजन। उसे हम लोग हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अभी आप लोगों की जो रेगुलर क्लास चल रही है उसमें सेकंड चैप्टर और पहला चैप्टर में कंप्लीट कर चुका हूं, थर्ड चैप्टर में स्टार्ट करूंगा। मैं बताऊंगा कैसे कैसे खत्म करेंगे पूरा, अभी ध्यान दीजिए। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। आज मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है तो जो हीट देनी पड़ती है मेल्ट करने के लिए वो भी फिक्स होगी, और वो हीट को कहते हैं क्या? हीट ऑफ फ्यूजन। इसीलिए जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, उन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है, हीट ऑफ फ्यूजन,
वो मेरा प्यारा बच्चा क्या होता है, फिक्स। इनका हीट ऑफ फ्यूजन जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, लेकिन इनका जो हीट ऑफ फ्यूजन वो फिक्स नहीं रहेगा। भैया क्यों फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि जब मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं फिक्स है, वेरी मतलब इनका बदलता रहेगा। भाई इनका जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो क्या रहेगा, बदलता रहेगा। क्यों बदलता रहेगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं फिक्स है। जब मेल्टिंग पॉइंट ही एक रेंज में है, पता ही नहीं चलेगा कि कब मेल्ट होगा। भाई 140 मेल्ट होगा तो थोड़ी कम हीट लगेगी, 150 मेल्ट करेगा तो ज्यादा हीट लगेगी। मतलब तुम फिक्स नहीं कर सकते हो कि नहीं यार हीट ऑफ फ्यूजन इतना ही होगा। हीट ऑफ फ्यूजन तभी फिक्स की जा सकती है जब मेल्टिंग पॉइंट फिक्स हो। तो इन तीनों डिफरेंस में मुझे नहीं लगता है आपको कोई खास प्रॉब्लम हुई होगी। मैं चलता हूं चौथे पॉइंट पे बच्चा। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रू सॉलिड, इन्हें हम कहते हैं ट्रू सॉलिड, और इन्हें हम कहते हैं किस नाम से, सूडो सॉलिड के नाम से। किरण मैम ने पढ़ाया होगा सूडो का मतलब क्या होता है, तो याद है, क्लास 11 में पढ़ाया होगा, किरण मैम भी पढ़ाती होंगे आई थिंक। तो सूडो का क्या मतलब होता है बेटा, चलो मैं बताता हूँ। सूडो का मतलब होता है मेरा प्यारा बच्चा फाल्स। सूडो का मतलब होता है झूठा। ये क्या मतलब हुआ। अब यहां से ये 1 नंबर में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो इसको हम लोग इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में लाएंगे। इसे हम लोग लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हम जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनको सूडो सॉलिड कहते हैं, या इसी का एक नाम और होता है, इसे हम कहते हैं सुपर कूल लिक्विड। 1 नंबर में पूछा जाता है कि क्या होते हैं सुपर कूल लिक्विड एंड व्हाट इज मीन बाय सूडो सॉलिड। ये 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, इसलिए इसको समझो अलग से। इसका आंसर कैसे लिखोगे, चलिए चलते हैं। आंसर लिखने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा गीतांजलि, ये बता बेटा क्या सॉलिड फ्लो करते हैं। नहीं फ्लो करते, वेरी गुड। मतलब अगर आप एक सॉलिड देख रहे हो तो ये सॉलिड है, ऐसा थोड़ी कि रखे रखे ये फ्लो करने लगेगा, नहीं फ्लो करेगा, ये अपने आप नहीं फ्लो करते हैं। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं कुछ, जैसे आप क्या बोलोगे, आप ऐसे लिखोगे एग्जाम में जब आ जाएगा, तो आप ऐसे लिखोगे सम एमॉर्फस सॉलिड, आप ऐसे लिखोगे बेटा सम एमॉर्फस सॉलिड लाइक ग्लास, some amorphous solid like glass after continuous heating। अभी मैं सिखाऊंगा समझाऊंगा पूरी चीजें। after continuous heating, after continuous heating start slightly flow, start slightly flow, which is not a property of solid। और फ्लो करने की प्रॉपर्टी जो होती है वो सॉलिड की नहीं होती है, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जो कि नहीं होती है प्रॉपर्टी किसकी, सॉलिड की। दैट्स वाई, इसलिए दैट्स वाई सॉलिड आर नोन एज, सॉरी दैट्स वाई एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड आर नोन एज, उन्हें हम जानते हैं किस नाम से, सूडो सॉलिड के नाम से जानते हैं, सूडो सॉलिड के नाम से। अब समझाता हूं मैं पूरा। ये कह क्या रहा है, ये लैंग्वेज ये कह रहा है कि जैसे ग्लास होता है, अब माना यहां से सनलाइट आ रही, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बहुत समय तक हीट पड़ती रहती है कंटिन्यूअस, लगातार ऐसे कंटिन्यूअस हीट पड़ती रहती है, ऐसे कंटिन्यूअस हीट पड़ती रहती है। तो उस कंटिन्यूअस हीट पड़ने से तुम देखोगे कि ये ग्लास बहुत हल्का हल्का फ्लो करेगा, बहुत हल्का हल्का स्लाइटली फ्लो करना चालू कर देगा। और ग्लास फ्लो नहीं करते हैं, जैसे यहां पर देखो ये इस तरीके से, देखो ये क्या हो रहा है, ग्लास फ्लो कर रहा है, और ग्लास बहुत स्लाइटली फ्लो करता है। जो बहुत ओल्ड बिल्डिंग होती है, ये देखो बहुत ओल्ड बिल्डिंग है तभी इसमें रस्टिंग लग गई है, वो बहुत ओल्ड बिल्डिंग का है, तो वहां से एक इमेज ली गई है, ऐसा नहीं है। अब आपको सर फ्लो तो सभी के लोग कर लेते हैं, ऐसा तो ना बता पढ़ाइए हमें। हम आयरन देखते हैं, आयरन भी मेल्ट करने लगता है, लेकिन बेटा वो तो तब मेल्ट करता है ना जब उसको मेल्टिंग पॉइंट देते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर की, नॉर्मल। नॉर्मल नहीं होता है कि धूप में कोई तुमने आयरन रख दिया और आयरन मेल्ट कर जाएगा, नहीं। आयरन की रॉड वॉड देखो पड़ी रहती है छत पे,
कहाँ मेल्ट कर जाती हैं। लेकिन जो ग्लास होता है उसको जब हम कंटिन्यूअस हीट करते हैं, एक लॉन्ग टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम हीट करते हैं, तो देखो वो हल्का हल्का सा क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है। ये हल्का हल्का सा स्लोली क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। अब ये हल्का हल्का सा जब फ्लो होने लगा तो यार ये तो अजीब हो गया, सॉलिड फ्लो कर रहा है, सॉलिड फ्लो कर रहा है, और हमको मालूम है कि सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी ये सॉलिड फ्लो करता है, तो फिर वो झूठा कहलाएगा ना। फिर तो उसको हम सूडो की कैटेगरी में लाएंगे ही लाएंगे कि भैया तुम सॉलिड हो तब भी फ्लो कर रहे हो, तो तुम कोई काम के सॉलिड नहीं हो। इसीलिए उन एमॉर्फस सॉलिड को, सम एमॉर्फस सॉलिड, उनको क्या कहते हैं हम, सूडो सॉलिड कहते हैं। यही देखो लैंग्वेज लिखी, लिखोगे कैसे कॉपी में वो लिखाया गया है, आप ऐसे ही लैंग्वेज कॉपी में लिखोगे कि कुछ एमॉर्फस सॉलिड जैसे कि ग्लास, ये जब कंटिन्यूअस हीट होते रहते हैं तो कंटिन्यूअस हीटिंग होने पे हल्का हल्का सा क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, और ये जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी है वो सॉलिड की नहीं होती है प्यारा बेटा, इसके बावजूद भी वो फ्लो करते हैं, दैट्स वाई। इसलिए एमॉर्फस सॉलिड को हम क्या नाम देते हैं, उन्हें हम एक नाम देते हैं सूडो। इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड का एक नाम पड़ता है, दैट इज नोन एज सूडो सॉलिड। अब समझिएगा आगे की चीजें, ये तो समझ में आ गया सूडो सॉलिड। ये इसी सूडो सॉलिड की वजह से ही एक नाम इसे पड़ता है, क्या नाम पड़ता है, सुपर कूल लिक्विड। सुपर कूल लिक्विड क्यों, क्योंकि ये लिक्विड जैसा लग रहा है लेकिन ऐसा देखने में लगता है कि एक ऐसा लिक्विड जिसको बहुत कूल कर दिया गया हो, बहुत ज्यादा सुपर कूल कर दिया गया हो, तो इसीलिए इसे हम एक नाम देते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड का नाम देते हैं। गीतांजलि ये समझ में आया बच्चा कि एमॉर्फस सॉलिड को हम सूडो सॉलिड क्यों कहते हैं? मुझे समझा पाओगे कि नहीं? चलिए मैं पूछता हूँ, ठीक रहने दो। हमने जितना पढ़ाया पहले एक बार जल्दी से बताता हूँ क्या क्या मैंने सिखाया। मैंने आपको पहले तो कैरेक्टरिस्टिक सिखाई, सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है, सॉलिड के दो टाइप बताने की कोशिश किया, एक नाम दिया हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक का नाम दिया एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन में पार्टिकल रेगुलर पैटर्न पे, एमॉर्फस में पार्टिकल इर्रेगुलर पैटर्न पे। क्रिस्टलाइन जो होता था उसका मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम पॉइंट फिक्स होता था, एमॉर्फस का मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम पॉइंट एक रेंज में होता था, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट फिक्स तो हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स, मेल्टिंग पॉइंट वेरी तो भाई मतलब हीट ऑफ फ्यूजन भी वेरी करेगा। इन्हें हम ट्रू सॉलिड कहते हैं। क्यों ट्रू सॉलिड कहते हैं? क्योंकि भैया ये सॉलिड की हर प्रॉपर्टी रखते हैं, दे डोंट फ्लो, दे डोंट चेंज देयर शेप, ये अपने शेप को नहीं चेंज करते हैं, ये फिक्स हैं तो फिक्स ही रहेंगे, ये फ्लो भी नहीं करेंगे। और एमॉर्फस कुछ कुछ फ्लो करने लगते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और हम बना सकते हैं, उस क्वेश्चन को थोड़ा सिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी बोर्ड में इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, मैं उसको समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आपको देखो कभी कभी प्यारा बेटा एक क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, जानते हो कैसे? ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे कि व्हाई ग्लासेस ऑफ ओल्ड बसेस, जो ओल्ड बसेस होते हैं उनके जो ग्लास होते हैं, दे प्रोड्यूस शटरिंग साउंड, दे प्रोड्यूस शटरिंग साउंड। कभी बेटा बस में बैठी हो चाह कि नहीं बैठी हो रदांतली? चलो, तो अगर बस में बैठा होगा तो आपने देखा होगा कि जो बस होती है और उसमें जो ओल्ड बस होती है, जो बहुत पुरानी बस हो जाती है, उनके जो शीशे होते हैं वो बहुत खड़खड़ खड़खड़ की आवाज करते रहते हैं। इनके जो विंडोज के शीशे होते हैं वो बहुत ज्यादा वॉइस क्रिएट करते हैं, आवाज क्रिएट करते हैं। तो वो कभी एक इन्हें बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इन्हें क्या नाम दिया जाता है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। मैंने सॉलिड स्टेट इसीलिए पढ़ाना चालू किया क्योंकि मुझे मालूम था कि स्कूल में साथ यही चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो इसीलिए जिससे आपको समझ में आ जाए, दैट्स इट। तो हमने कहा कि वो भैया वो खड़खड़ खड़ की आवाज करते क्यों हैं, तो उसके पीछे भी यही रीजन है। क्या रीजन दोगे? आप बोलोगे कि जैसे माना कोई एक ग्लास है, एक ग्लास आपने ऐसे बनाया, यहाँ पे देखो ये ऊपर क्लिप लगी है विंडो की, यहाँ एक नीचे क्लिप लगी है विंडो की। अब पहले एक ग्लास जो था जो कि यहाँ पर प्रॉपर सेट हो गया था, देयर वाज वन ग्लास विच इज प्रॉपरली सेट, एक ग्लास था यहाँ पे जो कि यहाँ पर प्रॉपर इस तरीके से सेट था। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या देखने को मिला? कुछ टाइम ये बात ये देखने को मिला कि जैसे जैसे कंटिन्यूअस
जैसे जैसे कंटिन्यूअस हीट हुआ, अभी तूने ऊपर देखा है कि ग्लास मेल्ट करने लगा, तो वही है कि जैसे जैसे वो कंटिन्यूअस हीट होता है तो कंटिन्यूअस हीटिंग होने से ये जो ग्लास होगा वो धीरे 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 फ्लो करने लगेगा। फ्लो करेगा तो नीचे की तरफ वो क्या हो जाएगा, थिक, नीचे की तरफ वो थिक हो जाएगा और ऊपर की तरफ वो थिन हो जाएगा। भाई ऊपर की तरफ जब वो थिन हो जाएगा तो देखो क्लिप क्या हो गई, ये क्लिप यहाँ पर थोड़ी सी ढीली हो गई। अब जब ये क्लिप ढीली हो गई, ये क्लिप यहाँ पर ढीली हो जाएगी तो वो लड़ेगा यहाँ पर, ऐसे स्ट्राइक करेगा, और वही स्ट्राइक होने की वजह से आपको क्या होता है कि ये शटरिंग साउंड सुनाई देता है। आप यही बोलोगे, ऐसे बोलोगे कि जो ओल्ड बसेस के ग्लास होते हैं, आप लैंग्वेज ऐसे बोलोगे कि जो ओल्ड बस के ग्लास होते हैं वो काफी कंटिन्यूअस हीटिंग के बाद धीरे 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 फ्लो करते हैं, और फ्लो करने पर नीचे थिक हो जाते हैं, ऊपर थिन हो जाएंगे, देन क्लिप विल बी स्लाइटली, वो क्या हो जाएगी, अनटाइट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो शटरिंग साउंड क्रिएट करेगा। तो कॉन्सेप्ट बेटा वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि भैया वो क्यों सूडो सॉलिड होते हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि बोर्ड में वो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। चलिए अगले उस पे आते हैं, नेक्स्ट अगला एक डिफरेंस। क्या तुम्हें और कोई डिफरेंस याद है बच्चा गीतांजलि कि मैं वो पढ़ाऊं? चलो मैं बताता हूँ। अगला एक डिफरेंस प्यारा बेटा और होता है कि ये ट्रू सॉलिड होते हैं, ये सूडो सॉलिड होते हैं, सो ऑन, ये सब हो गए। इसके बाद एक डिफरेंस होता है जिन्हें हम बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी, मतलब कटिंग करने पे। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब होता है जब शार्प नाइफ से कट करो, जैसे माना तुमने जैसे पनीर को कट करो, जब तुम उसको शार्प नाइफ से कट करोगे ना, तो शार्प नाइफ से कट करने पे आपको क्या मिलेगा, एक स्मूथ सरफेस। आप देखोगे तुमको यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस मिलेगी, यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, एक स्मूथ सरफेस मिलेगी। लेकिन इसको जब कट करते हो तो इरेगुलर सरफेस मिलती है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं इनको शार्प नाइफ से कट करने पे हमें क्या होता है, हमें ऑब्टेन होता है अ स्मूथ सरफेस, हमें एक स्मूथ सरफेस ऑब्टेन होता है। लेकिन इधर जो होता है वी ऑब्टेन, यहां हमको क्या ऑब्टेन होता है मेरा प्यारा बच्चा, हियर वी ऑब्टेन अ इरेगुलर सरफेस। यहां पर जब हम कट करते हैं तो हमको एक इरेगुलर सरफेस मिलती है। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, क्रिस्टलाइन की और एमॉर्फस की। मतलब उसको जब चाकू से कट करोगे तो चाकू से कट करने पे बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस देखने को मिलेगी, और उधर चाकू से कट करोगे इरेगुलर सरफेस देखने को मिलेगी। एक प्रॉपर्टी और है, वो होता है, ये भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसमें यह कहा जाता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये होते हैं एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये क्या होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक नेचर के। और जो एमॉर्फस होते हैं वो कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि बताओ क्या होता है आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस का मतलब। 1 मार्क में कई बार पूछा जाने वाला। चलिए मैं इसको समझाता हूं, देन अगर आप कहोगे तो मैं आपको फ्री कर दूंगा, अदरवाइज आगे पढ़ाऊंगा। ये कहता क्या है, मैंने क्या कहा कि आइसोट्रॉपिक नेचर। आइसो का कभी मतलब नाम सुनी तुमने, आइसो कभी नाम सुना है बेटा गीतांजलि, ये आइसो वर्ड केमिस्ट्री में क्या, कहाँ पे ये वर्ड आया था आइसो? आइसोटोप्स, आइसोबार्स, फिलहाल। हाँ चलिए, आइसो का मतलब जो होता है मेरा प्यारा बच्चा गीतांजलि, वो होता है मतलब सेम। जैसे उसमें सेम एटॉमिक नंबर होता था, डिफरेंट मास नंबर होता था आइसोटोप्स में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे, ऐसे कई जगह पर वर्ड सुना होगा। तो आइसो का मतलब होता है सेम। तो आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस की अगर डिफिनेशन कोई लिखने को कहे, जो कि आता भी है एग्जाम में बहुत ज्यादा, तो ये उसमें कुछ ना कुछ तो सेम होगा, ये तो पक्का मालूम है। अब कैसे लिखेंगे इसकी डिफिनेशन देखो, हम कहेंगे प्यारा बेटा दो सब्सटेंसेस, हम कहेंगे क्या, दो सब्सटेंसेस इन विच
ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें इन विच सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे सब्सटेंसेस प्यारा बेटा जिसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, electrical conductivity, electrical conductivity, etc etc आर सेम, वो क्या होता है, सेम होता है इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में सेम होता है, मैं समझा रहा हूं, इन ईच डायरेक्शन। इट डजंट मैटर, ये इस बात से मैटर नहीं करता है, इट डजंट मैटर फ्रॉम विच साइड, from which side we enter into the crystal, enter into the crystal, किस साइड से हम क्रिस्टल में एंटर कर रहे हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। समझो इस बात का क्या मतलब है, समझाता हूं। देखो जैसे यहां एक एग्जांपल देख रहे होगे, मैं एनाइसोट्रॉपिक का एक एमॉर्फस का एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे NaCl। अब NaCl अगर एक एग्जांपल लो तुम प्यारा बेटा, तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे। हम NaCl का एक एग्जांपल लिए और इस NaCl के एग्जांपल में देखिए यहां पर एक एग्जांपल ऐसे कुछ दिख रहा है, ठीक। अब अगर तुम इस एग्जांपल को देखो तो NaCl में जो Na+ होते हैं वो छोटे होते हैं, भाई कैटायन है, कैटायन छोटे साइज के होते हैं, और एनायन जो होता है वो बड़े साइज का होगा, यही होगा। तो ये जो ब्लू कलर के देख रहे हो, ये ब्लू कलर वाले सब क्या है, Na+, ऐसे समझ के चलो, Na+, Na+। और जो रेड कलर वाले तुम देख रहे हो, दीज आर Cl-। मान के चलो कि ये एक एमॉर्फस का एग्जाम्पल है, ये हमने कोई एमॉर्फस लिया, उसका एक एग्जाम्पल है NaCl। तो देखो ये Na+, Na+, Cl-, ऐसे अरेंज किए हैं। अब गीतांजलि बच्चा अगर तुम इसको देखो तो एक बात तुमको समझ में आएगी प्यारा बेटा, कि अगर मैं इस तरफ जाऊं सॉलिड के अंदर, अब सॉलिड के अंदर जाने का मतलब ये नहीं कि तुम चले जाओगे या हम चले जाएंगे, मतलब ऑब्जर्व करना। अगर हम इस डायरेक्शन में, फर्स्ट डायरेक्शन में ऑब्जर्व करें तो तुम देखो, क्या देखें, एक ही जैसे पार्टिकल आमने सामने आ रहे हैं, एक ही जैसे पार्टिकल आमने सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं, लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो पार्टिकल अलग अलग आ रहे हैं। देखो कैसे पार्टिकल अलग अलग आ रहे हैं, पहले देखो ये रेड कलर का पार्टिकल आया, फिर ये छोटा पार्टिकल आया, फिर यहाँ पर ये देखो रेड कलर का बड़ा पार्टिकल आया, फिर ये छोटा पार्टिकल आया, फिर यहाँ पर रेड कलर का बड़ा पार्टिकल आया, फिर ये छोटा पार्टिकल आया, फिर बड़ा पार्टिकल आया। तो आपने देखा कि दोनों डायरेक्शन में, हर तरफ इन दो डायरेक्शन में क्या है, पार्टिकल अलग अलग आ रहे हैं। अगर पार्टिकल अलग अलग आ रहे हैं तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। सर प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो जाएगी, एक एग्जाम्पल के थ्रू तुम मानो, एक इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करना है, कंडक्टिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो यहाँ पार्टिकल एक ही जैसे आ रहे हैं, जितनी भीड़ भाड़ इसको इस तरफ मिलेगी, इस डायरेक्शन में जितनी भीड़ मिलेगी उतनी ही भीड़ उसे प्यारा बेटा इस तरफ भी नहीं, उतनी भीड़ इधर नहीं मिलेगी, क्योंकि इधर बड़ा पार्टिकल आ गया, ज्यादा भीड़, फिर कम भीड़, फिर ज्यादा भीड़ हो गई, फिर कम भीड़। मतलब कहीं ना कहीं पार्टिकल के जो साइज है वो अलग अलग डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, इससे प्रॉपर्टी भी अलग अलग डायरेक्शन में क्या होने लगेंगी, चेंज होने लगेंगी। देखो यही डेफिनेशन लिखा है। क्या डेफिनेशन मैंने लिखा है, एक बार दोबारा पढ़िए, दो सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डेंसिटी एक्सेट्रा, ये सब जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, वो हर डायरेक्शन में क्या होती हैं, सेम होती हैं। अगर वो हर डायरेक्शन में सेम होती हैं तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस साइड में इंटर कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम क्या इसको इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या हम इसको इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या हम इसको इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हैं। हर डायरेक्शन में ऑब्जर्व करने पे प्रॉपर्टी अगर सेम होती फिजिकल तो उसे कहते हैं हम आइसो, और अगर सेम नहीं है तो उसे कहेंगे एनाइसो। तो मैंने जो अभी डिफिनेशन लिखी है उसमें क्या लिखा हुआ है कि आर सेम, हर डायरेक्शन में सेम हो। लेकिन जो तुमने एग्जांपल देखा था अभी,
अभी जो तुमने एग्जाम्पल देखा है इसमें सेम नहीं हो रहा है। तो अगर इसमें प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आ रही है तो इस सब्सटेंस को आइसो नहीं कहेंगे, इन्हें फिर हम क्या कहेंगे, एन आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। इन्हें फिर क्या कहोगे, एन आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस का नाम दोगे प्यारा बेटा। अब ये देखो एमॉर्फस, एमॉर्फस होते हैं आइसोट्रॉपिक, कंफ्यूज मत होना। कभी कभी बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बोर्ड के टाइम में, उनको लगता है आइसो सेम, फिर उनको लगता है यहाँ भी पार्टिकल सेम अरेंज थे, तो उनको कभी कभी कंफ्यूजन के चक्कर में क्रिस्टलाइन लगने लगता है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। एमॉर्फस होते हैं आइसोट्रॉपिक। देखो ये एमॉर्फस है, पार्टिकल इर्रेगुलर पैटर्न पे अरेंज है, यहां पार्टिकल इर्रेगुलर पैटर्न पे अरेंज है, तो जितनी डिससिमेट्री, डिससिमेट्री का मतलब इर्रेगुलरिटी, जितनी इर्रेगुलरिटी इधर देखने को मिल रही है उतनी ही इर्रेगुलरिटी इधर देखने को मिल रही है, उतनी ही इर्रेगुलरिटी इधर भी देखने को मिल रही है। तो हर डायरेक्शन में इर्रेगुलरिटी में भी सिमेट्री है, भले पार्टिकल अलग अलग तरीके से अरेंज हो। उसमें जब तुम देख रहे थे तो एक तरफ तो सिमेट्रिकल थे तो दूसरी तरफ अनसिमेट्रिकल हो गए पार्टिकल, लेकिन इसमें चलो अनसिमेट्रिकल है तो कम से कम सब तरफ अनसिमेट्रिकल है, तो इस वजह से सिमेट्री आ गई। इस वजह से क्या हुई कि हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी। उन सब्सटेंस को बोलेंगे आइसोट्रॉपिक जिनमें हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो। अब एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाइएगा, अगर एग्जाम में आता है, वो क्या कि एग्जाम में पूछा क्या गया है, क्या आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस की डेफिनेशन पूछी गई है या फिर आइसोट्रॉपी की डेफिनेशन पूछी गई है। ये दोनों डेफिनेशन का अपना अलग अलग मतलब होता है। वो जो सब्सटेंस है, ऐसे सब्सटेंस जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में अलग अलग होगी, उन सब्सटेंस को हम क्या नाम देंगे, उन्हें कहेंगे आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं आइसोट्रॉपिक। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, और ये जो प्रॉपर्टी होती है उस सब्सटेंस की, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज, इस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस को हम नाम देते हैं आइसोट्रॉपिक।